नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मदर्स लाइव पे। आज इस क्लास अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो कॉमन के क्वेश्चन इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि कॉमन के क्वेश्चन बनाने का अप्रोच क्या होना चाहिए, उनको बनाने का तरीका क्या क्या होना चाहिए। ठीक है भाई, तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, सम इंग्लिश डिफिकल्ट क्वेश्चन वॉज डिस्कस्ड विथ सम क्यूरियस स्टूडेंट्स बाय द टीचर यस्टरडे। ठीक है भाई, मतलब कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ क्यूरियस स्टूडेंट के साथ में डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब देखो आपने इस क्वेश्चन में एक नोटिस किया होगा कि हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो स्लेश पार्ट आता है, जैसे मान लो ऑप्शन ए है, यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है, और ये ऑप्शन सी हुआ, लास्ट में नो एरर रहता है, तो उस पार्ट को हमने रिमूव कर दिया। उसका रीजन ये है कि जैसे मान लो अपन कॉमन एरर बनाते हैं और समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी अपन किसी ना किसी ऑप्शन को टिक कर देते हैं गैस करके। तो हमने क्या किया कि वो गैस करने का स्कोप ही हटा दिया। अब जो अपन इस क्लास में सीखेंगे ना, वो प्योर करेक्शन सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, जो भी आने वाले एग्जाम है उसमें आपको बहुत काम करेगी। तो इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना और समझने की कोशिश करना। अब देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पे लिखा ईच चाइल्ड was given a red ब्यूटीफुल बैलून। ठीक है भाई, अब देखो इस क्वेश्चन को अपन समझते हैं। यहाँ पे ईच क्या है भाई? ईच है यहाँ पे डिटर्मिनर। क्लियर भाई? और ईच के साथ में सिंगुलर नाउन आता है, तो चाइल्ड यहाँ पे सिंगुलर नाउन है और ये क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट है तो ये इसकी क्या है? वर्ब। वॉज गिवन इसकी क्या हो जाएगी? वर्ब। वॉज है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, गिवन यहाँ पे मेन वर्ब, और वर्ब किस में है? पैसिव में। ठीक है भाई, मतलब बच्चे को बैलून दिया गया है। ठीक है भाई, आगे अगर बात करें यहाँ पे, तो ये है आपका ए आर्टिकल, जिसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनर। इसका नाउन कौन सा हो गया? इसका नाउन है बैलून। बैलून नाउन हो गया। ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव, और रेड भी क्या होता है भाई? एडजेक्टिव। अब देखो यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा बन गया एक नाउन फ्रेज। इसको क्या बोलेंगे अपन? नाउन फ्रेज। ठीक है भाई, अब देखो जब भी अपन क्या लिखते हैं? नाउन फ्रेज। जब भी अपन क्या लिखते हैं? नाउन फ्रेज, तो उसको लिखने का तरीका क्या है? उसको लिखने का तरीका यह है कि सबसे पहले अपन उस फ्रेज में क्या लिखेंगे? डिटर्मिनर। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या लिखते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, फिर अपन लिखते हैं कोई नाउन मॉडिफायर, और लास्ट में अपन लिखते हैं उस फ्रेज का मेन नाउन। क्लियर भाई? तो सबसे पहले अपन लिखते हैं डिटर्मिनर। नाउन फ्रेज में जब भी अपन नाउन फ्रेज लिखते हैं ना, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं डिटर्मिनर, फिर लिखते हैं एडजेक्टिव, फिर लिखते हैं नाउन मॉडिफायर, और फिर लास्ट में लिखते हैं अपन मेन नाउन। ठीक है भाई, अब देखो एडजेक्टिव भी दो तरह से होती है। एक तो वो एडजेक्टिव जो ओपिनियन बताए, जो क्या बताए भाई? ओपिनियन। और एक वो एडजेक्टिव जो क्या बताए? फैक्ट। जैसे मान लो ओपिनियन बताने वाले, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एक ओपिनियन है। ठीक है, जो मान लो मेरे को ब्यूटीफुल लग रहा है वो आपको नहीं लग रहा हो, तो ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा स्मार्ट, तो स्मार्ट भी क्या है? ओपिनियन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं रेड, तो रेड ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है। ठीक है, जो रेड है वो रेड है। ठीक है, ब्लैक, तो ब्लैक ही फैक्ट हो गया। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ स्क्वायर, स्क्वायर भी क्या है? फैक्ट है। सर्कल है, सर्कल भी क्या है? फैक्ट है। जो सर्कल है वो सर्कल है। ठीक है, तो अगर मान लो एडजेक्टिव हो ओपिनियन बताने वाली और फैक्ट बताने वाली, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं ओपिनियन बताने वाली, उसके बाद क्या लिखते हैं? फैक्ट बताने वाला एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो
जो ब्यूटीफुल है ना, ये एडजेक्टिव है ओपिनियन बताने वाला। और यहाँ पर रेड जो दे रखा है ये क्या है, फैक्ट। तो ये प्लेसमेंट गलत हो गया, ठीक है। अपन को क्या लिखना पड़ेगा, रेड को ब्यूटीफुल के बाद में लिखना पड़ेगा। तो अपन इसको लिखेंगे कैसे, अपन इसको लिखेंगे ए ब्यूटीफुल रेड बैलून, ये सही हो गया, ठीक है। बैलून हो गया यहाँ पे मेन नाउन, रेड है एक्ट बताने वाली एडजेक्टिव, ठीक है। ब्यूटीफुल है ओपिनियन बताने वाली, और ए इसका क्या हो गया, डिटर्मिनर, ठीक है। तो ये पूरा नाउन फ्रेज हो गया। तो जब भी अपन नाउन फ्रेज लिखे तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं वहाँ पे, डिटर्मिनर। फिर एडजेक्टिव लिखते हैं, एडजेक्टिव में भी ओपिनियन बताने वाली पहले, फैक्ट बताने वाली बाद में, और फिर लिखते हैं अपन कोई नाउन मॉडिफायर, और लास्ट में क्या लिखते हैं, मेन नाउन, ठीक है भाई। अब अगर मान लो रेड को आप नाउन ही मान लो, नाउन को रेड को आप नाउन ही मान लो, तो भी ये देखो मॉडिफायर बन जाएगा, क्लियर है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन देखो यहाँ पे दे रखा है सम। सम क्या है भाई, डिटर्मिनर है, तो कोई ना कोई नाउन आएगा। अब देखो सम एक ऐसा डिटर्मिनर है जिसके साथ में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन आते हैं। जैसे मान लो सम ही नहीं है, और भी डिटर्मिनर है, कौन कौन से हैं, जैसे मान लो मैं लिखूं यहाँ पे SANAM, एस से बन गया आपका सम, ठीक है। ए से बन गया एनी, एन से नो, ए से ऑल, और एम से मोस्ट। ये ऐसे डिटर्मिनर है जिसके बाद में आप लिख सकते हो प्लुरल काउंटेबल नाउन भी, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूं सम बॉयज, तो ये सही है। सम में यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर, और इसके साथ में अगर आप काउंटेबल नाउन लगाना चाहते हो तो कैसा आएगा, प्लुरल, ठीक है। लेकिन मैं सम वाटर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब वाटर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, तो ये सिंगुलर आएगा। तो ये जितने भी डिटर्मिनर है, सम है, एनी है, नो है, ऑल है, और मोस्ट है, इनके बाद में आप प्लुरल काउंटेबल नाउन भी लिख सकते हो और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी लिख सकते हो, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो सम आया है, तो इसका नाउन कौन सा है, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हो गया, काउंटेबल नाउन प्लुरल में आना चाहिए, सही है अपनी जगह। इसके पहले देखो ये लिख दिया यहाँ पे एडजेक्टिव, ये यहाँ पे क्या क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसके पहले इंग्लिश लिख दिया ना, ये इंग्लिश नाउन होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाउन नहीं है। अब ये नाउन नहीं है, इसको अपन बनाएंगे मॉडिफायर। क्या बनाएंगे, मॉडिफायर। तो अभी अभी अपन ने जाना था, अभी अभी अपन ने जाना था कि मॉडिफायर होता है ना, वो मेन नाउन के पहले लिखते हैं जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो इंग्लिश लिखा है वो नाउन है, पर यहाँ पे काम क्या कर रहा है, मॉडिफायर का, तो इसको अपन को लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये बन जाएगा सम, कैसे, ये क्या बन जाएगा, सम डिफिकल्ट इंग्लिश क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब यहाँ पे ये तो हो गई एक बात। तो अब ये नाउन है तो ये क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट है तो इसके लिए क्या आनी चाहिए, वर्ब। तो ये प्लुरल है तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आनी चाहिए, आपकी प्लुरल आनी चाहिए, वर्ब। वर्ब डिस्कस्ड हो जाएगा पैसिव, ठीक है। विथ है यहाँ पे प्रीपोजिशन, ठीक है। इसके बाद देखो प्रीपोजिशन हो गया, इसके बाद में सम फिर से क्या हो गया, डिटर्मिनर, और इसका नाउन कौन सा है, स्टूडेंट्स, और क्यूरियस यहाँ पे क्या है भाई, एडजेक्टिव। और ये नाउन जो काम कर रहा है ना, वो इस विथ का क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये भी अपने जगह सही है। बाई है प्रीपोजिशन, ठीक है। इसके बाद देखो द है डिटर्मिनर, और टीचर इस प्रीपोजिशन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो ये भी सही है। यस्टरडे यहाँ पे हो जाएगा एडवर्ब टाइम, ठीक है भाई। तो करेक्शन क्या था, एक तो कि इंग्लिश को उठा के अपन को क्वेश्चन के पहले लिखना था, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे क्या है, नाउन मॉडिफायर। इंग्लिश यहाँ पे क्या है, नाउन मॉडिफायर। दूसरी बात, सब्जेक्ट के अनुसार अपने को वर्ब लगानी थी, ठीक है भाई। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल इन द रूम वाज सस्पिशियस व्हेन ऑल द लाइट्स वेंट ऑफ सडनली, ठीक है। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए मैं आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा ए, मैंने यहाँ पे लिखा
कमल वॉज ए डॉक्टर। मैंने यहाँ पे लिखा कमल वॉज ए डॉक्टर। दूसरा मैं यहाँ पे लिखा बी, कमल बिकेम ए डॉक्टर। तो यहाँ पे अपन समझते हैं बात को कि यहाँ पे देखो कमल है आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे वोज है मेन वर्ब, वोज यहाँ पे क्या है भाई मेन वर्ब, और ये है बी का फॉर्म। ये कैसा फॉर्म है बी का फॉर्म। तो देखो बी का फॉर्म जब मेन वर्ब बनता है सेंटेंस में, बी का फॉर्म जब मेन वर्ब बनता है तो उसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। उसको क्या बोलते हैं अपन लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद में अपन लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भाई। कॉम्प्लीमेंट कौन होता है जो नाउन जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। जैसे ये डॉक्टर कौन है भाई कमल ही है। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट कौन कौन बन सकता है, नाउन भी बन सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है और प्रोनाउन बन सकता है। ठीक है। बी का फॉर्म जब भी मैन वर्ब की तरह यूज हो तो उसको बोलते हैं अपन लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं उसको लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद में अपन लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कमल हो गया आपका सब्जेक्ट, बिकेम भी यहाँ पे क्या है लिंकिंग वर्ब है, बिकेम भी यहाँ पे क्या है लिंकिंग वर्ब है। ठीक है। और ये भी इसका क्या है कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कमल के बारे में बता रहा है। ठीक है भाई। अब इन दोनों में अंतर है, दोनों लिंकिंग वर्ब है, एक तो बी का फॉर्म है और एक बिकेम है, दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि भले ही दोनों ये लिंकिंग वर्ब है पर इसमें डिफरेंस ये हो गया कि ये तो बता रही है यहाँ पे स्टेट, स्टेट की कमल क्या है डॉक्टर है, डॉक्टर था। ठीक है। ये स्टेट है उसकी कंडीशन है, मतलब स्टेट मतलब अवस्था हो गई। ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो पहले डॉक्टर नहीं था बाद में बना है, तो ये हो गया आपका चेंज इन स्टेट। पहले वो डॉक्टर नहीं था बाद में बन गया। ठीक है। तो ये स्टेट में चेंज है, यहाँ पे ये जो बिकेम शो कर रही है चेंज इन स्टेट। ठीक है। और वो यहाँ पे क्या बता रहा है स्टेट। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो जब भी आपको मान लो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ए, ये एक स्टेट है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा बी, ये भी क्या है एक स्टेट है अवस्था। ठीक है। अब मान लो मैं ए स्टेट से बी स्टेट में जा रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो बीच में प्रोसेस हो रहा है ना उसको क्या बोलते हैं चेंज, चेंज इन स्टेट। ठीक है। अब देखो चेंजिंग स्टेट के लिए वर्ब होती है एक तो गेट, ठीक है, एक होती है टर्न, ठीक है, एक होती है बिकम, ठीक है, एक होती है ग्रो। ठीक है। और जो स्टेट की वर्ब होती है वो होती है टू बी की फॉर्म, इज एम आर वाज वर। ठीक है। तो स्टेट की वर्ब तो क्या होती है टू बी की, ठीक है, जो मैन वर्ब की तरह काम करेगी, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है। और चेंजिंग स्टेट की वर्ब क्या क्या कौन कौन सी होती है गेट, टर्न, बिकम और ग्रो। क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा शी द मैन वॉज हैप्पी। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इतना लिखूं द मैन वॉज हैप्पी, तो यहाँ पे देखो वॉज क्या हो गई लिंकिंग वर्ब, हैप्पी यहाँ पे क्या है कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है। ठीक है। और मैन द मैन हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट। ठीक है। तो अपन उसकी क्या बता रहे हैं स्टेट बता रहे हैं कि आदमी क्या था खुश था। लेकिन आगे अगर मैं और लिखूं इसमें, मैंने यहाँ पे लिखा व्हेन हिज सन रिटर्न्ड होम। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो ये सेंटेंस यहाँ तक हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अपन स्टेट बता रहे हैं और सही है। लेकिन आगे आप पढ़ोगे तो व्हेन ही सन रिटर्न होम, तो इसका मतलब अब यहाँ पे जो बात हो रही है ना वो चेंज इन स्टेट की बात हो रही है। वो जब कुछ हुआ जब उसका सन घर पे आया, तो ये है चेंज इन स्टेट। ठीक है। चेंज इन स्टेट की जब भी बात हो तो फिर यहाँ पे बी का फॉर्म गलत है, यहाँ पे लगाओ गोट, गेट का सेकंड फॉर्म गोट, गोट लगाओ, बिकम लगा दो। ठीक है। बिकम बिकेम हो जाएगा। ठीक है। टर्न हो जाएगा, ग्रीव हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी अपने को चेंज इन स्टेट की बात करनी है तो अपने पास में वर्ब है गेट, टर्न, बिकेम और ग्रो। क्लियर भाई।
और स्टेट की वर्ब क्या होती है, टू बी की फॉर्म, इज एम आर वाज वर, ठीक है, मैन वर्ब की तरह यूज करती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, लिंकिंग वर्ब। अब देखो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में अपन समझते हैं यहाँ पे पीपल हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, इन है यहाँ पे प्रीपोजिशन, और ये जो रूम है ना ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, पीपल। तो पीपल के अकॉर्डिंग पहले तो यहाँ पे गलत हो गया, प्लूरल आना चाहिए, अपन को लिखना पड़ेगा यहाँ पे वर, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर है ना वो लिंकिंग वर्ब है, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। सस्पिशियस यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, जो क्या काम कर रहा है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट का, क्या काम कर रहा है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो अगर मान लो ये सेंटेंस यहाँ तक हो, ये सेंटेंस मान लो यहाँ तक हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपन क्या लिख देंगे, वॉच की जगह वर्ड लिख देंगे, ठीक है। लेकिन आगे देखो, व्हेन द लाइट वेंट ऑफ सडनली, अब देखो अगर मान लो ये सेंटेंस यहाँ तक हो, तो यहाँ पे अपन वर्ड लिख देंगे जो क्या बताएगा, स्टेट, ठीक है। लेकिन आगे अगर पढ़े अपन तो वहां पे लिखा है व्हेन ऑल द लाइट्स वेंट ऑफ सडनली, ठीक। इसका मतलब ये होगा कि अब अपने को स्टेट नहीं बतानी है, अपने को चेंज इन स्टेट बताना है, ठीक है। जब लाइट गई तब की बात हो रही है, तो इसका मतलब स्टेट में चेंज हो गया, तो ये बता रहा है चेंज इन स्टेट, ठीक है। स्टेट का मतलब यहाँ पे अवस्था है, राज्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वर्ड भी गलत हो गया, इसकी जगह अपन को लिखना पड़ेगा गॉट लिख दो, बिकेम लिख दो, ठीक है, ट्राइन लिख दो, ग्रीव लिख दो, क्लियर। तो जब भी अगर स्टेट की बात करनी है तो टू बी का फॉर्म लगाओ, अगर मान लो चेंज इन स्टेट की बात करनी है तो गेट है, बिकम है, टर्न है और ग्रीव है, चार वर्ब होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो द विजिटर वार लुकिंग क्यूरियस, अब इसको भी अपन समझ लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए मैं आपके लिए लिखता हूँ यहाँ पे ए, मैंने यहाँ पे लिखा कमल was looking हैप्पी, ठीक है। बी मैंने यहाँ पे लिखा कमल was वर्किंग हैप्पी, ठीक है। अब देखो इसमें समझते हैं, कमल हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे भी कमल क्या है, सब्जेक्ट, क्लियर। वॉज वर्किंग यहाँ पे क्या है, वर्ब, यहाँ पे वॉज लुकिंग क्या है, वर्ब, ठीक है भाई। अब देखो वर्ब आपको पता है दो तरह की होती है, एक तो जो एक्शन बताती है और एक जो स्टेट बताती है, जिसको स्टेटिव बोलते हो आप, ठीक है। एक तो एक्शन बताने वाली और स्टेट बताने वाली। तो यहाँ पे देखो जो लुक वर्ब है ना, लुकिंग, वो स्टेट बता रही है। लुक का मतलब क्या होता है भाई, लुक का मतलब होता है टू अपीयर या टू सिम, और ये होती है स्टेट बताने वाली वर्ब, स्टेटिव वर्ब बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो आपने पढ़ा होगा कि स्टेटिव वर्ब का कंटिन्यूस नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गलत हो गया, ये वॉज लुकिंग की जगह अपन को क्या लिखना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म, हो गया। अब एक चीज ये भी पता होगा आपको कि स्टेटिव वर्ब को जब भी डिस्क्राइब करता है ना तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे देखो ये एडजेक्टिव है हैप्पी, हैप्पी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, तो क्या काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। तो ये अपनी जगह सही है, ठीक है। अपने को इसमें क्या लिखना था, कमल लुक्ड हैप्पी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो वर्किंग है ना ये एक्शन है, ये क्या वर्ब है, एक्शन। तो एक्शन वर्ब का तो कंटिन्यूस बन सकता है, ठीक है। लेकिन एक्शन वर्ब को डिस्क्राइब कौन करता है, एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पे हाउ का रिप्लाई चाहिए अपने को, तो हाउ का रिप्लाई कौन होगा, एडवर्ब, तो इसका अपने को एडवर्ब फॉर्म लिखना पड़ेगा हैप्पीली, ठीक है भाई। तो ये बात जान अपन ये जो समझे हैं, इससे अपन ये जाना है जो लुक वर्ब है ना, लुक, लुक वो कैसी वर्ब होती है, स्टेटिव, कैसी वर्ब होती है, स्टेटिव। तो अगर इस बात से अपन जाने, तो अगर अपन ये सेंटेंस यहाँ तक हो, कहाँ तक हो, यहाँ तक, तब अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। और ये क्यूरियस यहाँ पे क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, और अपने जगह ये करेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक चीज और देखो आप, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा लुक, तो ये हो गया आपका स्टेटिव वर्ब, ठीक है। इसके लिए अपन क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लुक एट,
लुक एट का मतलब क्या होता है? टू वॉच। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँ लुक इन टू का मतलब क्या होता है? टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँ लुक ओवर। लुक ओवर का मतलब क्या होता है? लुक ओवर का मतलब होता है टू एग्जामिन। मैं यहाँ पे लिखूँ लुकअप। लुकअप का मतलब क्या होता है? टू सर्च। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि यहाँ पे लुक एक अलग वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब टू अपीयर होता है, सीम होता है, और ये कैसी वर्ब होती है? स्टेटिव वर्ब। इसके लिए अपन क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव। ठीक है, इसका कंटिन्यूस नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोलूँ लुक एट, लुक इनटू, लुक ओवर, लुक अप, तो ये है फ्रेजल वर्ब। ये क्या है भाई? फ्रेजल वर्ब। और ये होती है एक्शन वर्ब। ये क्या होती है? एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब होती है तो इसका कंटिन्यूस बन जाएगा। कंटिन्यूस वर्ब बनेगा, और इसके साथ में जब भी डिस्क्राइब करेंगे तो क्या लगाएंगे अपन? एडवर्ब। क्या लगाएंगे? एडवर्ब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लुक अगर दिख रहा है, लुक है, तो उसका मतलब क्या है? अपीयर, टू सीम, तो ये तो हो जाएगा आपका स्टेटिव वर्ब। इसके लिए अपन क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव, और इसका कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बनेगा। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ लुक एट, लुक एट का मतलब हो गया टू वॉच। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा लुक इन टू, इसका मतलब क्या है? टू इन्वेस्टिगेट। लुक ओवर, लुक अप है, तो ये है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब होती है एक्शन वर्ब। ये क्या है? एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब का कंडीशन भी बन जाएगा, और इसके साथ में अपन जब भी लगाएंगे क्या लगाएंगे? एडवर्ब। ठीक है, तो अगर मान लो ये सेंटेंस यहाँ तक होता तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आगे देखो एट लिख रखा है, तो अब ये हो गया लुक एट। लुक एट का मतलब क्या हो गया? टू वॉच। ठीक है, और टू वॉच हो गया, तो अब ये होगी एक्शन वर्ब। ये क्या होगी? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब हो गई ना, फिर इसके लिए अपन क्या क्या यूज करेंगे? एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह लिखना पड़ेगा अपने को एडवर्ब। और ये मौज लुकिंग सही है। क्लियर भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन। इवन दो आई एम ए मेंबर ऑफ द क्लब, आई बेयरली गो देयर। ठीक है भाई, अब देखो इसको भी अपन समझ लेते हैं। यहाँ पे एक एडवर्ब का यूज हुआ है, बेयरली। ठीक है, ये होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, और ये रिप्लाई होता है हाउ मच का। ठीक है, लेकिन एक एडवर्ब और होता है रेयरली। ये होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये रिप्लाई होता है हाउ ओपन। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट, नॉट, हार्डली, और इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट, नेवर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट नेवर। क्लियर? तो एक एडवर्ब तो होता है बेयरली। कौन सा होता है? बेयरली। ठीक है, इसका मतलब ये होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, और इसका मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट नॉट या हार्डली, स्कार्सली। ठीक है, और ये किसका रिप्लाई होता है? हाउ मच का। एक एडवर्ब होता है आपका रेयरली। ठीक है, इस ये होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये इसका मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट नेवर, और ये हाउ ओपन का रिप्लाई होता है। ठीक है भाई, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखता हूँ। ए, मैंने यहाँ पे लिखा आई डैश नो देम। ठीक है, बी मैंने यहाँ पे लिखा आई डैश मीट देम। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि आई हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे भी आई क्या है? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे नो क्या है? वर्ब। मीट यहाँ पे क्या है? वर्ब। और देम ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आएगा एडवर्ब, यहाँ पे भी क्या आएगा? एडवर्ब। अब ये डिसाइड कहाँ से होगा? यहाँ वर्ब से। ठीक है, अब देखो नो कैसी वर्ब है? ये स्टेटिव वर्ब है।
और मीट कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब है, ठीक है। मीट कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब है, ठीक है। तो स्टेट में आप डिग्री कर सकते हो, ठीक है, हाउ मच, ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं कर सकते। फ्रीक्वेंसी किस में होती है, एक्शन वर्ब में। फ्रीक्वेंसी किस में होती है, एक्शन वर्ब में। तो यहाँ पे अपन एक्शन के साथ यहाँ पे अपन यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी बताने वाले। फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार होने वाला एक्शन, ठीक है, वो एक्शन वर्ब में ही हो सकता है। ये है नो, यहाँ पे क्या है, स्टेटिव। तो यहाँ पर इसमें अपन लिखेंगे डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने को डिग्री लिखना है, तो डिग्री वाला कौन सा होता है, बैरली। बैरली की जगह अपन हार्डली भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे आई हार्डली नो देम। और यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, आई रेयरली मीट देम, ठीक है। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे देखो गो वर्ब लिख रखी है। गो वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज अपन करते हैं कोई भी फ्रीक्वेंट एक्शन बताने के लिए, ठीक है, परमानेंट एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे गो है ना, वो एक फ्रीक्वेंसी बता रहा है। क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बताने के लिए अपन को फिर यहाँ पे एडवर्ब क्या लिखना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बताने वाला। इसलिए यहाँ पे बेरली की जगह लिखो रेयरली, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो देयर इज ए ब्यूटीफुल एंड ओल्ड चर्च इन द सेंटर ऑफ द टाउन। अब देखो यहाँ पे सेंटर आया है। पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ सेंटर क्या होता है। सेंटर होता है भाई जिसकी मतलब चारों दिशाएं एक जगह हो, ठीक है। जैसे मान लो नदी है और इसकी बात कर रहे हैं ना, तो ये है मिडल, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये सिटी है, सिटी के बीच की बात करें तो ये क्या है, सेंटर, ठीक है। मिडल में क्या होता है, दो दो डायरेक्शन होते हैं और सेंटर में चारों डायरेक्शन होते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे सेंटर सही है, सेंटर ऑफ द टाउन सही है। जो करेक्शन है वो यहाँ पे है, इसको अपन समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए। मैंने यहाँ पे लिखा ए, मोहन वाज हंग्री, ठीक है। अब देखो इसमें समझते हैं अपन। यहाँ पे मोहन हो गया सब्जेक्ट, मोहन क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। वो जो है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, और हंग्री यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। तो क्या काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट। और ये एडजेक्टिव कैसा यूज हुआ है, कॉम्प्लीमेंट तो है ही, पर इसका यूज कैसे हुआ है, प्रेडिकेटिव। इसका यूज कैसे हुआ है, प्रेडिकेटिव। वर्ब के बाद अपन लिखते हैं ना, उस यूज को बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है, क्वालिटीज। और ये कॉम्प्लीमेंट है, किसके लिए आया है, मोहन के लिए, ठीक है। मोहन हंग्री था, मतलब भूखा था। लेकिन मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ, मोहन वाज हंग्री, ठीक है। मान लो वो हंग्री भी था और टायर्ड भी था, थका हुआ भी था। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंड से उसको कनेक्ट कर दूंगा, एंड टायर्ड, ठीक है। और ये देखो ये दोनों यूज कैसे हैं, प्रेडिकेटिव, ठीक है। पहले अपन ने हंग्री लिखा, अब वो टायर्ड भी है, तो दो एडजेक्टिव लिख दिया अपन ने, किसके लिए, मोहन के लिए ही, कि मोहन थका हुआ भी था और भूखा भी था, ठीक है। और जो अपन दोनों एडजेक्टिव लिखे ना, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो हंग्री और टायर्ड दोनों डिफरेंट क्वालिटीज है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। भूखा रहना अलग बात है और टायर्ड अलग है। तो ये दोनों एडजेक्टिव जो यूज है ना, वो डिफरेंट टाइप की है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव या क्वालिटीज, ठीक है। तो ये अपनी जगह सही है, ठीक है, अपनी जगह सही है। लेकिन अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बी, मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा मोहन वाज ए हंग्री एंड टायर्ड मैन। इसमें आपको समझना यह है कि यहाँ पे देखो ये है डिटर्मिनर, इसका नाउन कौन है, मैन। और यहाँ पे ये टायर्ड है एडजेक्टिव, और हंग्री भी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव।
ये किसके लिए आई है, मैन के लिए। ये एडजेक्टिव किसके लिए है, मैन के लिए। तो अब ये जो यूज है ना एडजेक्टिव का, इसको आप प्रेडिकेटिव नहीं बोलोगे आप, ये हो गया एट्रीब्यूटिव यूज। ये कैसा यूज है, एट्रीब्यूटिव। अगर नाउन के पहले अपन लिखते हैं ना तो उस यूज को बोलते हैं एट्रीब्यूटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हंगरी भी किसके लिए आया है, मैन के लिए। टाइड भी किसके लिए आया है, मैन के लिए। यहाँ पे किसके लिए आया था, मोहन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी अगर मान लो एक से ज्यादा एडजेक्टिव और डिफरेंट टाइप की हो, ये दोनों डिफरेंट टाइप की है एडजेक्टिव, ये भी और ये भी, और वो एट्रीब्यूटिव में यूज हो, एक से ज्यादा एडजेक्टिव अगर वो डिफरेंट टाइप की हो और वो एट्रीब्यूटिव यूज हो, तो वहां पे एंड को रिमूव कर देना चाहिए। तो यहाँ से आपको एंड हटाना पड़ेगा। इसको आप सीधा लिखो, ए हंगरी टाइड मैन। इसको अपने को लिखना पड़ेगा, ये हंगरी टाइड मैन, ठीक है। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो एट्रीब्यूटिव यूज में, एट्रीब्यूटिव यूज में एट्रीब्यूटिव यूज में पहला तो अपन ने क्या सीखा था कि अगर मान लो एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज हो, मतलब वर्ब के बाद में आया हो, ठीक है। ठीक है। तो अगर मान लो प्रेडिकेटिव यूज हो, उसमें डिफरेंट टाइप की हो, ठीक है, दो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और फिर उसको अपन कनेक्ट कर देंगे किससे, एंड से। ये दोनों एडजेक्टिव क्या होने चाहिए, डिफरेंट, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एट्रीब्यूटिव यूज हो, मतलब डिटरमिनर आया हो और फिर लिखा हो एडजेक्टिव और फिर लिखा हो एंड और फिर क्या लिखा हो, एडजेक्टिव, फिर हो नाउन, ठीक है। ये किसके लिए हो, इसके लिए, ये एडजेक्टिव भी इस नाउन के लिए, तो इसको बोलते हैं अपन एट्रीब्यूटिव यूज, ठीक है। अगर मान लो एट्रीब्यूटिव यूज हो रहा है एडजेक्टिव का, ठीक है, और वो दोनों क्या है, डिफरेंट टाइप की, दोनों क्या है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज। तो उस केस में अपने को यहाँ से एंड रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब प्रेडिकेटिव यूज हो तो आप एंड लगाओ, ठीक है, और अगर मान लो एट्रीब्यूटिव यूज हो तो एंड को रिमूव कर देना है, ठीक है। कब, जब वो डिफरेंट टाइप की एडजेक्टिव हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा तीसरा सी, मैंने यहाँ पे लिखा कमल वाज वीक ट्रेल मैन। अब देखो यहाँ पे कमल वाज ए वीक एंड ट्रेल मैन। अब देखो यहाँ पे डिटर्मिनर हो गया ए, मैन क्या है यहाँ पे, नाउन, ट्रेल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, और वीक भी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। ये किसके लिए आया है, मैन के लिए। ये भी किसके लिए आया है, मैन के लिए। ये भी कैसा यूज है, एट्रीब्यूटिव, ठीक है। लेकिन इसमें आप एक चीज समझना पड़ेगा, यहाँ पे जो एडजेक्टिव दे रखा ना वीक और फ्रेल, ये दोनों है सेम टाइप की, सेम टाइप्स, ठीक है, सेम टाइप की है ये। यहाँ पे जो हंगरी और टायर्ड था वो डिफरेंट टाइप हो गया, अलग अलग क्वालिटीज थी। यहाँ पे दोनों सेम टाइप ही है। फ्रेल का मतलब भी क्या होता है, कमजोरी होती है, ठीक है। तो अगर मान लो सेम टाइप की हो और एट्रीब्यूटिव यूज हो, तब फिर आपको एंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको अपन को लिखना पड़ेगा, ए वीक एंड फ्रेल मैन, ठीक है। अगर मान लो डिफरेंट टाइप की है दोनों क्वालिटीज, ठीक है, तब तो आपको एंड को रिमूव करना पड़ेगा। और अगर मान लो सेम टाइप ऑफ क्वालिटीज है और एट्रीब्यूटिव में यूज है, तब आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एंड को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात मैं आपको समझाना चाहता था। अब आ जाओ क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ये डिटर्मिनर हो गया, ठीक है, और इसका नाउन कौन है, चर्च। अब चर्च है तो ओल्ड है यहाँ पे एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल भी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। ये किसके लिए आई है, चर्च के लिए, और ये भी किसके लिए है, चर्च के लिए। तो ये कैसा यूज हो गया, एट्रीब्यूटिव, ठीक है।
और एट्रीब्यूटिव में अपन ने जाना था कि अगर मान लो एट्रीब्यूटिव में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटीज है, दोनों क्वालिटी अलग अलग है, ब्यूटीफुल अलग है और ओल्ड अलग है, तो उस केस में अपने को यहाँ पे एंड को हटाना पड़ेगा, सीधा इसको लिखो ए ब्यूटीफुल ओल्ड चर्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन अगर सेम टाइप की है तो अपन को क्या लगाना पड़ेगा, एंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, दिस स्कीम हैज बीन वेरी एडवर्टाइज इन स्पेशलिस्ट मैगजीन अक्रॉस द वर्ल्ड। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। अब इस क्वेश्चन को अपन समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हैज बीन दे रखा है, ठीक है, और एडवर्टाइज दे रखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, पहले तो अपन इस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा ए, मैंने यहाँ पे लिखा ए, दे हैज ब्रोकन ए टेबल। ठीक है, बी मैंने यहाँ पे लिखा दे हैव ए ब्रोकन टेबल। ठीक है, एक और लिख देता हूँ सी, ये मैंने यहाँ पे लिखा द टेबल वाज ब्रोकन बाय देम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझने की बात ये है जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और ये है मेन वर्ब। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। ठीक है, यहाँ पे हैव है मेन वर्ब। ठीक है, यहाँ पे वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ब्रोकन यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रोकन है ना वो वर्ब नहीं है, वो एक एडजेक्टिव है। वो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। अब देखो इसको अपन समझते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म को अगर अपन बनाए वर्ब, क्या बनाए, वर्ब, तो इसके साथ में अपने को लिखना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसके साथ अब अपने क्या लिखना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब, जैसे ही हैज गॉन। ठीक है, लेकिन अगर मान लो अपन इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखे, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, तो ये फिर वर्ब नहीं बनेगी, फिर ये बन जाएगा एडजेक्टिव। क्या बनेगा ये, एडजेक्टिव। जैसे स्पोकन इंग्लिश, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पोकन, पर वो इंग्लिश के पहले आया है और विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, तो वो क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये आएगा किसी नाउन के पहले, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब देखो यहाँ पे टेबल नाउन है, नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। ये आपका क्या हो गया, डिटर्मिनर, जैसे ए गुड बॉय। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कर रही है, एडजेक्टिव का। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब है, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना वो पैसिव है, ये भी वर्ब है, पैसिव है। तो ये क्या है, एक्टिव है। ठीक है, अब देखो इसमें समझने की बात ये है कि यहाँ पे तो ये है वर्ब, और यहाँ पे ये है एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखो एडजेक्टिव क्या बताते हैं, स्टेट। एडजेक्टिव क्या बताते हैं भाई, स्टेट। और वर्ब क्या बताती है भाई, एक्शन। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक ए लिखा, द डोर वाज ओपन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, द डोर वाज ओपन का मतलब हो गया, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब, और ये है यहाँ पे एडजेक्टिव। ठीक है, और ये लिंकिंग वर्ब है, तो ये कॉम्प्लीमेंट की काम कर रहा है, ओपन। ओपन यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डोर था ना वो ओपन था। ठीक है, मतलब उस अपन बता रहे हैं, उसकी स्टेट बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसको ऐसे लिखूं, द डोर वाज ओपन्ड। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि यहाँ पे जो वाज ओपन लिखा है ना वो ये पैसिव है, ये क्या है, पैसिव। और यहाँ पे ओपन्ड जो है ना ये एक्शन हो गया, ये क्या है, एक्शन। यहाँ पे ओपन है ना वो स्टेट है, और यहाँ पे जो पैसिव है ना इसमें अपन के ये लिखा है ना, ये ओपन, ये एक्शन है। इसका मतलब डोर को ओपन कर दिया गया।
ठीक है, बात समझ में आ गई। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को अगर अपन यूज करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म को अपन यूज करें वर्ब की तरह, तब तो वो क्या होती है, एक्शन। और अगर अपन एडजेक्टिव की तरह यूज करें तो वो बताती है स्टेट। अब यहाँ पे देखो, द टेबल वाज ब्रोकन, तो ये एक्शन है, ये क्या है, एक्शन है, ठीक है। और ये यहाँ पे ये है स्टेट, तो स्टेट कौन होती है भाई, एडजेक्टिव, और वर्ब क्या बताती है, एक्शन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं और आगे इसे समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक यूज हुआ था सेंटेंस में वेरी का, पहले वो भी समझ लेते हैं। वेरी, और एक होता है मच, ठीक है। दोनों होते हैं भाई एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये यूज होता है पॉजिटिव में, पॉजिटिव डिग्री में, और ये होता है कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझनी ये है कि मच होता है ना, मच वो एडवर्ब भी होता है और डिटर्मिनर भी, और वेरी सिर्फ क्या होता है, एडवर्ब। अब देखो इसको अपन समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ए, मैंने यहाँ पे लिखा ए, दे हैव, दे हैव वेरी एक्सपीरियंस, ठीक है। और बी मैंने यहाँ पे लिखा दे वोरी वेरी, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की बात ये है, यहाँ पे देखो एक्सपीरियंस क्या है भाई, नाउन। एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या है, नाउन। तो नाउन के पहले तो अपन को डिटर्मिनर ही लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, डिटर्मिनर, ठीक है। वेट डिटर्मिनर होता नहीं है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, मच। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, मच, क्योंकि मच से डिटर्मिनर भी होता है, ठीक है भाई, वेरी नहीं होता। पर यहाँ पे देखो दे वोरी वेरी, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, और ये भी एडवर्ब है, ठीक है। वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब, ठीक है। तो वेरी सही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो दोनों एडवर्ब है, ठीक है, और दोनों में यहाँ पे मैंने वेरी का यूज किया, लेकिन ये गलत है। ये गलत इसलिए है कि वेरी जो होता है ना, वेरी, वेरी यूज होता है किसके साथ में, स्टेट के साथ में। मतलब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना है तो क्या लगाओ, वेरी। और अगर मान लो वर्ब को क्वालिफाई करना है तो क्या लगाओ, मच। तो यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे वेरी की जगह क्या लिखो, मच, ठीक है। ये अंतर है इन दोनों में। एक अंतर तो ये है कि ये डिटर्मिनर है, ये सिर्फ एडवर्ब है, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर मान लो अपने को यूज करना है किसके लिए, वर्ब के लिए, तो वर्ब के लिए लगाओ मच, और ये लगेगा किसके लिए, स्टेट मतलब एडजेक्टिव के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन में यहाँ लिखा है वेरी एडवर्टाइज। अब एडवर्टाइज जो है ना वो है एक्शन, वो क्या है, एक्शन। एक्शन मतलब ये वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए वेरी का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, मच का। तो यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट विल इम्पैक्ट ऑल एडवर्सली। अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको अपन समझ लेते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए दो क्वेश्चन लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा ए, कमल कमल सेड कमल सेड ऑल इज ट्रू, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा कमल हैज सम बुक्स, ऑल आर इन इंग्लिश, ठीक है। शी, मैंने यहाँ पे लिखा ऑल ऑफ
कमल्स फ्रेंड्स आर डॉक्टर्स। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा डी, ऑल इज वर्किंग वेल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑल का यूज हुआ ना, यहाँ पे जो ऑल का यूज हुआ है वो बताया गया है किसके बारे में, वह कमल ने जो भी कहा। ठीक है, वो यहाँ पे ऑल, ऑल मतलब जो भी कहा कमल ने उसकी बात हो रही है। यहाँ पे जो ऑल आया है वो किसके लिए आया है, बुक के लिए। ठीक है, यहाँ पे ऑल किसके लिए आया है, बुक के लिए। तो ये भी अपनी जगह सही है, तो ये भी अपनी जगह क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑल आया किसके लिए, कमल्स के फ्रेंड्स के लिए, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो ऑल है ना वो कि इसका रेफरेंस नहीं है, इसका क्या नहीं है, रेफरेंस नहीं है, तो फिर यहाँ पे गलत हो गया। फिर यहाँ पे ऑल की जगह लिखो एवरीवन, एवरीवन। तो देखो रूल, रूल यह है कि ऑल और नन, ऑल और नन ये दोनों कांट बी यूज विदाउट रेफरेंस। ठीक है, ऑल और नन का बिना रेफरेंस का यूज नहीं होता। ठीक है भाई, अगर रेफरेंस है तब तो सही है, रेफरेंस नहीं है तो फिर इसकी जगह अपन एवरीवन, ठीक है, एवरीवन का यूज कर लेंगे। ठीक है, और अगर मान लो किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए बात हो रही हो तो एवरीथिंग कर देंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा नन इज इमोर्टल। अब यहाँ पे नन का कोई रेफरेंस नहीं है, तो ये नन यहाँ पे गलत हो गया। इसकी जगह अपन लिखना पड़ेगा नोबडी। और अगर आप नन लिखना चाहते हो तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, नन ऑफ अस। तो ये अस इसका क्या हो जाएगा, रेफरेंस। तो ऑल है और नन है, इनका बिना रेफरेंस का यूज नहीं होता है। ठीक है भाई, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखो, इस पॉलिसी सब्जेक्ट हो गया बाय द गवर्नमेंट विल इम्पैक्ट, ये वर्ब हो गई, और इसका सब्जेक्ट हो गया ये ऑल। अब यहाँ पे ऑल का कोई रेफरेंस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ऑल की जगह अपने को लिखना पड़ेगा एवरीवन। ठीक है भाई, ऑल की जगह अपने को क्या लिखना पड़ेगा, एवरीवन, या एवरीबॉडी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एट द एग्जीबिशन दे हैपन टू सी सम पेंटिंग्स ऑफ एम एफ हुसैन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर्स। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन समझते हैं। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए, मैंने लिखा यहाँ पे ए, मैंने यहाँ पे लिखा मोहन फोटो, मोहन्स फोटोज। अपन अब जानते हो आपकी, मतलब अपन जब अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, जैसे मान लो मोहन्स हाउस। ठीक है, जैसे अपन लिखते हैं यहाँ पे मोहन्स हाउस। ठीक है, तो इसको अपन चाहें ना तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, द हाउस ऑफ मोहन, लिख सकते हैं ना। या तो अपन लिखे मोहन्स हाउस या द हाउस ऑफ मोहन। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे लिखा मोहन्स फोटोज। तो इसका मतलब क्या है, मोहन्स फोटो बोलने का मतलब पता है क्या है, इसका मतलब होता है फोटोज फोटोज सजेस्ट बाई मोहन, बाई कमल या मोहन। इसका मतलब यह हुआ, अगर अपन लिखे मोहन्स फोटोज, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब यह है कि मोहन की फोटो। मोहन की फोटो का मतलब ये नहीं है कि उसमें मौन है। मोहन मान लो फोटोग्राफर है, उसके पास में फोटो है 10-20, तो अपन उसकी बात कर रहे हैं। जैसे मान लो मोहन्स बुक, मतलब जो भी बुक है वो मोहन की है, तो मोहन उस पर सजेस्ट कर रहा है, हक है उसका। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिखूं पी,
बी मैंने यहाँ पे लिखा फोटोज ऑफ मोहन। इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ फोटो फोटोज इन विच या विच फोटोज इन विच मोहन है। इसका मतलब हुआ कि वो फोटो जो मोहन की है, मतलब वो खुद की उस फोटो के अंदर मोहन है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अब मैं बोलूं मोहन्स फोटो, तो मोहन फोटो बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो मोहन की खुद की फोटो हो, मतलब खुद की फोटो खिंची हुई हो। ठीक है, और अगर मैं बोलूं फोटो ऑफ मोहन्स, इसका मतलब ये हुआ कि मोहन की खुद की फोटो है, ठीक है, खिंची हुई जिसमें मोहन है। बात समझ में आ गई? तो दोनों अगर मान लो मैं यहाँ पे बोलूँ मोहन्स हाउस, इसका मतलब पता है क्या हुआ? मोहन्स हाउस बोलने का मतलब हाउस का वो मालिक है। ठीक है, लेकिन द हाउस ऑफ मोहन बोलने का मतलब मोहन उस हाउस में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूँ फोटो ऑफ मोहन्स, तो इसका मतलब मोहन इस फोटो में है। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ मोहन्स फोटो, तो ये फोटो वो है जो मोहन की है पर इसमें मोहन नहीं है। बात समझ में आ रही? ये यहाँ पे अपन मोहन फोटो बोल के एक पोजीशन बता रहे हैं। ठीक है, कि मोहन की फोटोएं हैं ये। ठीक है, मान लो 10-20 फोटो होंगी उसकी पड़ी होंगी, तो ये भाई किसकी फोटो है? मोहन की है। लेकिन द फोटोज ऑफ मोहन बोलने का मतलब ये हुआ कि उस फोटो के अंदर मोहन है। बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है सम पेंटिंग्स ऑफ एम एफ हुसैन। ठीक है, एम एफ हुसैन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन पेंटिंग्स में एम एफ हुसैन है। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूं पेंटिंग्स ऑफ एम एफ हुसैन। ठीक है, इसका मतलब है इसका जिसमें फोटो ये खुद है। ठीक है, ऑनरशिप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने को ऑनरशिप नहीं बताना है। यहाँ पे बात हो रही है कि सम पेंटिंग्स, वो पेंटिंग जो एम एफ हुसैन ने बनाई थी उनको देख के वो मतलब हैपन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को बताना है वो पेंटिंग्स जो एम एफ हुसैन के द्वारा बनाई गई थी। तो अपने को यहाँ पे बताना है वो एक्शन, और उस एक्शन को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे अपने को उस ओनरशिप नहीं बतानी है, तो उस एक्शन को बताने के लिए अपन लिखेंगे पेंटिंग्स बाय एम एफ हुसैन। तो यहाँ पे जो बाई है ना, बाई, ये बता रहा है, देखो ये तो हो गई इसकी पार्ट, और ये है इसकी टोटल टोटल वर्क। तो टोटल वर्क में से अपने को उस पेंटिंग की बात करनी है जो पार्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो मोहन, ये एम एफ हुसैन है ना, यहाँ पे टोटल हो गया। उसके बाद में यहाँ पे जो सम पेंटिंग्स है ना, वो यहाँ पे क्या है? पार्ट। तो टोटल और पार्ट को रिलेट करने के लिए फिर यहाँ पे ऑफ की जगह अपने को लिखना पड़ेगा बाई। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा अपने को? बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो, अगर अपन लिखे एम एफ हुसैन पेंटिंग्स, इसका मतलब एम एफ हुसैन उसका क्या है? मालिक है। ठीक है, लेकिन और अपन लिखे द पेंटिंग्स ऑफ एम एफ हुसैन, इसका मतलब खुद की पेंटिंग हो गई। ठीक है, लेकिन अपने को वो पेंटिंग्स बतानी है जिसमें एम एफ हुसैन ने बनाया था। ठीक है, तो उसके लिए अपन फिर ना तो अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, ना ऑफ का करेंगे, फिर अपन किसका यूज करेंगे? बाई का। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, बोथ द प्लेयर्स एज वेल द कोच हैज बीन आस्क्ड टू द प्रेजेंट बिफोर द जूरी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जाना होगा कि यहाँ पे बोथ डिटर्मिनर है, और बोथ के साथ में कैसा नाउन आता है? प्लूरल, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, जैसे बोथ द बॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लूरल आ गया, तो अपनी जगह सही है। लेकिन आपने एक यूज और पढ़ा होगा कि बोथ के साथ में क्या लगाते हैं अपन? एंड। ठीक है, जैसे मान लो बोथ मोहन एंड सोहन
आर फ्रेंड, ठीक है। तो बोथ मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स, तो बोथ के साथ अपन क्या लगाते हैं, एंड, ठीक है, ये सही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे आपको मन कर रहा होगा यहाँ पे एज वेल एज की जगह क्या लिखना होगा, एंड, लेकिन अपन वो भी नहीं लिख सकते, ठीक है। उसके लिए देखो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा बी, बोथ, मैंने यहाँ पे लिखा द हाई कोर्ट एज समन्ड both the plaintiff as well as the defendant। अब इसमें समझना अपने को ये है कि यहाँ पे देखो अपन ने यूज किया बोथ का, ठीक है, और बोथ के बाद में अपन ने सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज कर लिया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। जबकि रूल क्या है कि बोथ के बाद में अपन क्या लगाते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो अब ये सिंगुलर हो गया, तो ये तो गलत हो गया ना। तो इसको सही करने के लिए फिर अपनों को क्या लिखना पड़ेगा, एंड। तो यहाँ पे अब देखो एक नाउन तो ये हो गया, ठीक है, और एक नाउन ये है, दो नाउन हो गए। तो अब प्लूरल हो गया, तो इसको अपन कनेक्ट करने के लिए फिर एक तो ये हो गया, एक ये है, दो हो गया। तो फिर यहाँ पर इसकी जगह अपन को क्या लिखना पड़ेगा, एज वेल एज की जगह अपन को लिखना पड़ेगा बोथ। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बोथ, ठीक है। अब इस बात को अपन यहाँ पे समझते हैं, बोथ आ गया तो प्लूरल आ गया, तो सही है अपनी जगह। अब ये है ना, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, तो फिर कोच है ना, कोच, ये इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, प्लेयर्स, प्लेयर्स है तो प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, ये आंसर है इसका, ठीक है भाई। तो बोथ के साथ में अपन एंड लगाते हैं कब, जब मान लो एक ही नाउन वो सिंगुलर नाउन हो, लेकिन अगर बोथ के बाद में प्लूरल नाउन दे रखा है तो फिर वहां पे एंड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, द टेस्ला डिजाइन सिस्टम फॉर सेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी ओवर द एयर थ्रू ए सीरीज ऑफ इनॉर्मस टावर्स। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस सीरीज का सबसे इजी क्वेश्चन है। अब देखो इसको समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, मैंने यहाँ पे लिखा ए, मैंने यहाँ पे लिखा कमल हैज फ्रेंड्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा कमल हैज फ्रेंड्स। दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा बी, कमल हैज एक्सपीरियंस, ठीक है। अब एक को लिख दो सी, मैंने यहाँ पे लिखा कमल हैज बुक, ठीक है। तीन सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे, अब इसको समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कमल हो गया सब्जेक्ट, कमल क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, और ये कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और ये अपनी जगह सही है। दूसरी बात, यहाँ पे कमल हो गया सब्जेक्ट, ये भी क्या है, वर्ब, और ये कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और ये कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और ये होता है अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो जो बुक है ना, बुक वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो कभी भी याद रखना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है। तो इसकी जगह अपने को कोई ना कोई डिटर्मिनर लिखना पड़ेगा। नहीं समझ में आया तो एन आर्टिकल का यूज कर लो, तो यहाँ पे लिख दो आप ए बुक, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे देखो जो टेस्ला है ना, टेस्ला वो एक प्रॉपर नाउन है, वो कैसा नाउन है, प्रॉपर, ठीक है। और ये वो सब्जेक्ट बन गया, ये वर्ब है, लेकिन ये सिस्टम जो देख रहा है ना, सिस्टम, ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। ये क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ये बिना डिटर्मिनर के नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, कोई ना कोई डिटर्मिनर लिख दो, नहीं समझ में आया तो ए आर्टिकल लिख दो, बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई सा भी नाउन सिंगुलर काउंटेबल है तो बिना डिटर्मिनर के नहीं आएगा। तो ये आज की क्लास थी भाई, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, बाय सभी को, टेक केयर। क्लास को शेयर करना और इसको रिवाइज करना, इसमें समझने की कोशिश करना। फिर अपन एक सीरीज और लेके आएंगे इंप्रूवमेंट की, उसमें भी अपन ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। सभी को बाय।